students, how are you? Welcome to channel. So guys, in last class we have already started your class 9th economic chapter 2 people as a resource, मतलब मानव संसाधन के रूप में। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन अमंग वेरियस सेक्टर्स। There are three major sectors of economy. You all must have known if you have seen the previous videos. It is primary sector, which is composed of agricultural activities. Secondary sector, which is mainly comprised of manufacturing activities. And tertiary sector is also known as service sectors. तो ये तीन सेक्टर्स होते हैं मुख्यतः किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। और जो होती एजुकेशन एंड स्किल्स आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, कि कोई भी इंडिविजुअल इन तीनों सेक्टर में से किस सेक्टर में काम कर रहा है और वो कितना अर्न कर पा रहा है, ये सब डिपेंड करता है उस पर्सन के, उस इंडिविजुअल के एजुकेशन और स्किल सेट पर। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, ये भी हमने देखा था। द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आर लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कोई इंसान कितना स्वस्थ है, कितना ठीक रहता है, कितना हेल्दी है, कितना ठीक है, और लिटरेसी लेवल है, वो साक्षर है, पढ़ा लिखा है। इस सब से डिसाइड होता है कि किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन इन द केस ऑफ सकल, हमने सकल का केस लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा था, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। वी रियलाइज एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर हिज ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं सकल की, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सकल के केस में हमने क्या देखा था कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर आती है जिससे उसकी हेल्प हुई थी। इट ओपन न्यू होरिजन्स फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लिया, उसे बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, इसलिए क्या हुआ, उसके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, उसके लिए नए रास्ते खुल गए और जिससे उसे नई एस्पिरेशंस मिली एंड ही वाज एबल टू डेवलप वैल्यूज इन लाइफ। इट आल्सो एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। सकल को जिस तरह से एजुकेशन ने हेल्प करी, उसी तरह से एजुकेशन ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे? इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, इनसे क्या होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश की जो इनकम है। कल्चरली रिच होती है कोई भी कंट्री, और गवर्नेंस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है थ्रू द वे ऑफ एजुकेशन। टू अचीव दिस, तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे ये इंश्योर किया जा सके कि कंट्री में सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके टू एक्सेस टू एजुकेशन। तो उसके लिए क्या 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 प्रोविजंस है हमारी कंट्री में, देखें। प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस मीन्स सभी को समान रूप से उपलब्धता। यूनिवर्सल एक्सेस के लिए हमारे प्रोविजंस हैं। रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। किस चीज के लिए? कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, मतलब सभी के लिए अवेलेबल हो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन तक, और जिसमें कि गर्ल्स एजुकेशन पर स्पेशल ध्यान रखा जाए। ये सभी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस में गिवन है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। Also the establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय। क्या है नवोदय विद्यालय? वो एक डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को वहीं रहकर पढ़ना होता है। Vocational streams has been developed to equip large number of students with occupations related to knowledge and skills. अभी के टाइम में वोकेशनल एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन में वो सिखाया जाता है, ऐसी स्किल्स डेवलप की जाती हैं चाइल्ड में जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हेल्पफुल है, जो उन्हें हेल्प करती हैं जल्दी से जॉब मिलने में, जिससे कि वो स्किल्ड हो जाए। ठीक है,
The expenditure on education as a percentage of GDP has been increasing since independence. जब से इंडिया में इंडिया आजाद हुआ है 1947, तब से लेके अब तक जो जीडीपी का रेशियो एज अ परसेंटेज एजुकेशन पे स्पेंड होता है वो इंक्रीज हो रहा है. All of these steps have just one objective, is to provide universal access to education. Means हर किसी को affordable और accessible होनी चाहिए education. इस सब का रिजल्ट क्या हुआ है? Literacy rates have increased from 18% in 1950 to 74% in 2010 to 11. ये जो लास्ट सेंसस हुई थी उसके डेटा के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है, जो पहले 18% था अराउंड इंडिपेंडेंस के टाइम पर, अब 74% तक पहुंच गया. The literacy rates still vary from 93.9% in Kerala to 54% in Bihar. हालांकि लिटरेसी रेट में इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वेरिएशंस हैं. कुछ स्टेट्स केरला जैसे बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, जबकि अभी भी बिहार जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी लेवल अभी भी कम है. हालांकि पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स कुछ कम है. सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स. सर्व शिक्षा अभियान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक स्टेप है. ये किस लिए है? टू प्रोवाइड elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. Means 14 साल तक के बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड की जाए, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2010 तक सभी बच्चे 6 to 14 years की एज में स्कूल जाएं, to provide them universal accessibility. इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव. ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो एक टाइम के लिए स्टार्ट किया गया था कि इस टाइम में हमें ये ऑब्जेक्टिव गेन करना है, अचीव करना है ऑफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स. The local government and community also participated to achieve the goal of universalization of elementary education. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल डिसाइड किया था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो मध्यम स्तर तक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है उस सभी को उपलब्ध हो. तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि उनके पार्टनर सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज भी थी. ठीक है. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया मिड डे मील स्कीम, मतलब लंच के टाइम पे बच्चों को खाना दिया जाता है. वो किस लिए? जिससे कि अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके स्कूल में, और बच्चों का जो नरिशमेंट लेवल है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें डेली खाना नहीं मिल पाता, तो थ्रू दिस स्कीम दे विल कम टू स्कूल एंड दे विल गेट न्यूट्रिशन ऑल्सो. The 10th five-year plan endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 13 years age group. 10th five-year plan, अभी तक हमारा जो 5-year plan है उनमें जो 10th है उसका ऑब्जेक्टिव था कि हायर एजुकेशन में मींस जो 18 to 23 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ाना हायर एजुकेशन लेवल पे. The strategy focused on increasing access, quality and adoption of states specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology, and also on distant educating, convergence of formal, non-formal, distant and IT education institution. तो स्ट्रैटेजी क्या थी कि हमें फोकस करना है एक्सेस, क्वालिटी और एडॉप्शन पर, कि मतलब सभी स्टेट्स एक्सेस प्रोवाइड करें एजुकेशन का, क्वालिटी इंप्रूव करें और अडॉप्ट करें टाइम के साथ चेंजिंग नीड्स को, जिससे कि जो करिकुलम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, वोकेशनलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस आईटी सेक्टर को जितना हो सके ग्रो करने में हेल्प करें, बिकॉज इट कनेक्ट्स द मोर पीपल, एंड ऑल्सो ऑन डिस्टेंट एजुकेशन कवरिंग ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन को जिस भी तरह से पॉसिबल हो इंक्रीज करना, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो, फॉर्मल एजुकेशन हो, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन हो. तो ये सब ऑब्जेक्टिव तय किए गए थे 10th फाइव-ईयर प्लान के अंडर, जिसका ऑब्जेक्टिव था हायर एजुकेशन लेवल पर एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना. Now moving to the next sector, which is health. It is also one of the important sector which helps in converting human as resource, people as resource. मतलब
किसी भी पीपल को एज ह्यूमन टू कन्वर्ट देम रिसोर्सेज वी नीड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो। अगर कोई इंसान ठीक है, हेल्दी है, स्वस्थ है, then he will surely be able to work well in the work stress। अगर कोई इंसान बार बार बीमार होता है, बुखार होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अंडर नरिश्ड है, तो वो काम पर उतना बेहतर नहीं ध्यान दे पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो हमें जरूरत है हेल्थ पर भी ध्यान देने की। हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है हेल्थ हमारी, और हमारा पोटेंशियल मतलब क्या कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओनली व्हेन वी इंप्रूव अवर हेल्थ स्टेटस। As an unhealthy person turns into a liability for an organization, indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being। किसी भी अनहेल्दी पर्सन जो कि बीमार रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा व्यक्ति मुसीबत यानी लायबिलिटी का कारण बन जाता है कि इस पर खर्चा ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स कम है। इसलिए जो हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर है, मतलब जिसे हम नकार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, इस पर ध्यान देने की हमेशा जरूरत है। Hence our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare। हमारे पास नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो कि कोशिश करती है, प्रयत्न करती है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका फोकस किस पे है? अंडर सेगमेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसा हिस्सा देश का जिन लोगों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है, उन सबको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। यही हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा आपकी बुक्स में कुछ डाटा दिए गए हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2010 the measures adopted have increased the life expectancy to over 65 years in 2011। जो ये तरीके अपनाए गए हैं हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2011 में 65 इयर्स तक इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, 147 था जो कि 1951 में, 2010 में वो 47 तक हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट होता है कि जो शिशु मृत्यु दर है, जो बच्चे 1 साल से कम की उम्र में जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो जो रेट है वो 1951 में 147 पर 1000 था, जबकि 2010 में वो 47 पर 1000 बचा है। So it shows the improvement in Indian society's health profile। तो अभी के लिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। From here we'll continue in the next class और आपको ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। Thank you।